वो चाहे राजनेता हो, उद्योगपति हो, इंटेलेक्चुअल हो या पत्रकार हो, ईडी उसके घर जरूर जो है निमंत्रण पत्रिका लेके जाएगी। ईडी नहीं गई तो सीबीआई जाएगी, सीबीआई नहीं गई तो और तीसरी कोई एजेंसी जो है वो एनसीबी जाएगी, नारकोटिक्स वाले जाएंगे। तो इस देश में जो अपन कहते हैं ना सूर बुद्धि ने चालेला राजकारण है, ये एक बिल्कुल साजिश के तहत डराने का, धमकाने का, प्रलोभन का, लालच का। आप अगर खुशी से नहीं आएंगे तो ईडी से लाए जाएंगे, अगर आप खुशी खुशी नहीं आएंगे तो सीबीआई के जरिए लाए जाएंगे। तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आपने देखा नवाब मलिक को जेल के अंदर डाल के रखा है, अनिल देशमुख को बिना किसी गुनाह के, बिना किसी आरोप के, जिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि 100 करोड़ हमसे गाही के लिए कहा गया, उसी कमिश्नर का हलफनामा है कि हमसे किसी भी प्रकार की पैसे की मांग नहीं की गई और 100 करोड़ का आंकड़ा 1 करोड़ 35 लाख पर आ गया। जो महाराष्ट्र में जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ऑनेस्ट हैं, जिनको मिस्टर टीम कहा जाता है, ऐसे जयंत पाटिल का उसमें शुमार होता है। वो जयंत पाटिल को भी मॉरली त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी, राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी की बघा तुमचे जे चांगले लोक आहेत, तुमचे जे स्वच्छ लोक आहेत, चरित्रवान लोक आहेत, त्यांना पण आम्ही चे नोटीस पाठवलेलं आहे आणि तुम्ही पण सावध राहा। तुम्ही जर सरकारच्या विरुद्ध बोलले तो तुम्हाला पण आम्ही निमंत्रण पत्रिका देणार। तो जयंत पाटिल को बुलाया गया, 9.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने ईडी को सहयोग किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जिस ILFS की बात की जा रही है, जयंत पाटिल का उससे कभी कोई संबंध नहीं था, उनके परिवार का नहीं था। एक पैसा ना जयंत पाटिल के खाते में आया और ना गया, और ना उनके परिवार के लोगों को। उसी ILFS के केस में राज ठाकरे जी को 2019 में नोटिस दिया गया और आज उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। क्या साठगांठ हुई, क्या साजिश हुई, वो बंद हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई। और 2016 में जो कंपनी बंद हुई, 2023 में उसकी ईडी जांच कर रही है। आप समझ सकते हैं ये डराने की राजनीति है, लेकिन राष्ट्रवादी के लोग डरने वाले नहीं। आपण जर ईमानदारीने काम केलं तर हे देशाचे जे संविधान आहे, त्या संविधानचे निर्माता जे कमिटी होती त्याचे अध्यक्ष बाबासाहेब आंबेडकर होते। आणि जर ही इमारत नवीन इमारत मोदीजींनी केलेली आहे तर त्याचे नाव बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव दिला पाहिजे। एक आणि हे देशामध्ये बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत ते नष्ट करण्याचे प्रत्येक गोष्टी भाजपा आणि त्यांचे सहयोगी दल करत आहेत। आज संविधान नष्ट करण्याची गोष्टी, संविधानाला डायल्यूट करण्याची गोष्टी, दलितांना त्यांच्या अधिकार से वंचित करण्याची गोष्टी आणि शेतकरी आणि ओबीसी समाजाला न्याय न देण्याची गोष्टी, हे सगळे जे आहे प्रखरपणे RSSने आपली भूमिका मांडलेली आहे। आमचा जे मुद्दा आहे की शहराचे विकास करा, ठीक आहे। अपहार एक कारणामुळे जर एखाद्या शहराचे नाव बदललो आपण तर त्याच्या राजकारणात जास्त फरक पडत नाही, ठीक आहे। उद्धवजीने फार जुनी माग होती, बाळासाहेब ठाकरेंचे स्वप्न होता, त्यांनी केला, आमची सहमती न होती, राष्ट्रवादीची भूमिका प्रखर होती, क्लिअर होती, तरी आपण सरकारमध्ये होतो। मी सांगतो ना, सरकारमध्ये होतो, याच्यामुळे कधी कधी सगळे निर्णय एकमताने होत नाही पण बहुमताने होते। तर हे बहुमताने झालेला निर्णय आहे, पण जे कर्नाटकने सिद्ध केलेलं आहे त्यांना कितीही धार्मिक उन्माद करू द्या, कितीही त्यांना सेंट्रल जे आहे हिंदुत्वचे नावावर त्यांना काय जे करतात ते करू द्या, पण देशाचे लोक समजदार आहे, सगळे त्यांना सगळे माहीत आहे की हे देश कधी हिंदू राष्ट्र होऊ शकत नाही। कारण असे की अल्पसंख्याक समाजला सोडा, तुम्ही जैन समाजला विचारा, दलितांना विचारा, ओबीसीना विचारा, सिखांना विचारा, ख्रिश्चनना विचारा, पारसीना विचारा की तुम्हाला कॉमन सिव्हिल कोड मान्य आहे का, ते सांगतात नाही। जब कॉमन सिविल कोड देना मान्य नहीं आए तो हिंदू राष्ट्र कैसे मान्य करना, होना नहीं। दारी लेने के बाद ये औरंगाबाद का हमारा पहला दौरा था और खाजगी दौरा था, कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। लेकिन ये हमारी इच्छा थी कि जब औरंगाबाद ऐसे ऐतिहासिक शहर में हम आए हैं, बहुत विषय पकड़कर नहीं, एक औपचारिक चर्चा के लिए हम यहाँ आए थे और आप लोगों के साथ देश के बहुत सारे को लेकर
औरंगाबाद मसले को लेकर माइनॉरिटी समाज नाराज है, खासकर राष्ट्रवादी पार्टी से नाराज है। अब ये समाज को आने वाले चुनाव में जोड़ने के लिए क्या कोशिश की जाएगी, क्या रणनीति बनाएंगे आप? देखिए, हम उनके जो सामाजिक उत्थान हैं, उनके आर्थिक प्रश्न हैं, उनके नौकरी के प्रश्न हैं, उनके रोज़गार के प्रश्न हैं, ज़रूर पार्टी उसको बहुत गंभीरता से ले रही है। और हम ये ना भूलें कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का निर्माण राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार साहब ने ही किया है, जिससे आज हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है, उनको अपना उद्योग चलाने में मदद मिली है। तो नामांतरण का एक प्रश्न मैं मानता हूँ, इसका कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन भविष्य में उनके साथ बात करके उनकी नाराज़गी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अभी भी हाल ही में तेलंगाना पार्टी का एंट्री हो गई है, एमआईएम अपने तौर पर कोशिश कर रही है, फिर इन्हें रोकने के लिए आप क्या काम करें? आप देखिए, औरंगाबाद हो या अतराफ में भी चुनिंदा लीडर आपके पास बैठे वाले हैं, फिर 4-5 लोग राष्ट्रपति में, बाकी एक आए दिन लीडर छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कैसे चलेंगे, कैसे आप? देखिए, सभी पक्ष को अपना विस्तार करने का अधिकार है जनतंत्र में। अभी टीआरएस जो था वो बीआरएस हो गया है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता चाहिए, और मान्यता के लिए उन्हें 6% जो है पूरे देश में जो चुनाव होता है उसका वोट चाहिए। इसलिए हमारे कुछ नेता गए होंगे, लेकिन जनता कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और आगे भी हमारे साथ रहेगी। नेताओं के जाने से राजनीतिक पार्टियों पे बहुत प्रभाव नहीं होता है। मेन जो है हमारा कैडर जो है वो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी वही सत्ता में आएगी, और जनता आज महाविकास आघाड़ी के साथ है। भाई, आप जो बात कर रहे हैं कि आज हमारे साथ जो है मुसलमान है, लेकिन जब जो है टिकट की बात आती है तो हमारे मुसलमान दूर हो जाते हैं। ये पॉलिसी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फैलाई है, इससे जो है कांग्रेस ने भी वो चीज़ को अडॉप्ट किया और आपकी पार्टी भी आगे भी वही करने लगी। आपको लगता है कि जो है आगे जो है कम से कम महाराष्ट्र में जो है लोकसभा के 48 में जो है 10-12 सीट देंगे? देखिए, 10-12 तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1-2 सीटें हमेशा हम लोग देते रहे हैं, और चुनाव में क्या होता है हम देखते हैं। 1-2 सीटों से वहीं जाके इलेक्शन लड़िए और वहीं उनसे नहीं। देखिए, आज फौजिया खान राज्यसभा में है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, इसके पहले मस्जिद में बंद थे, तो हमारी संख्या कम होने के बावजूद भी हमारे 4 खासदार राज्यसभा में हैं, उसमें 1 मुस्लिम है। इसका मतलब हमने 25% मुस्लिम को प्रतिनिधित्व दिया है। चुनाव में एमएलएज में भी हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को हम टिकट दे सकें, लेकिन शर्त यह है कि जिताऊ उम्मीदवार होने चाहिए। हमको भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है, इसलिए सभी समाज को साथ में लेकर चलना है, माइनॉरिटीज़ को भी लेकर चलेंगे। सर, 2024 की जो इलेक्शन की तैयारी है उस पर आप? 2024 का इलेक्शन बहुत चैलेंजिंग इलेक्शन है, ये विपक्ष के लिए और मोदी जी के लिए भी। मुझे लगता है 2024 में जिस प्रकार कर्नाटक में बदलाव हुआ है, देश की जनता महंगाई से ऊब गई है, बेरोजगारी से ऊब गई है। देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि वो बदलाव लाएंगे। आपने देखा कर्नाटक में उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, और बजरंग बली ने अपने गधे से ही जो है उनको मारने का काम किया कि बजरंग बली गलत लोगों के साथ नहीं रहते हैं, बजरंग बली गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हैं, और जो सत्य था बजरंग बली ने उसका साथ दिया। सेकुलर पार्टियां वहां चुनकर आई। क्या 2024 में शरद पवार जी के रेस में रहेंगे? नहीं, तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कर सकते हैं, बाकी तो चुनकर आने वाले लोकसभा के उम्मीदवार जो है वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन।